Aspirants, let's see today the summary of King Henry IV, Part First. It is a historical play by विलियम शेक्सपियर और बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की तो उन्होंने टोटल 4 प्ले लिखे हैं इस सेगमेंट में. इट इज अ पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी. टेट्रोलॉजी मीन्स कलेक्शन ऑफ 4 प्लेस. तो 4 प्लेस की शुरुआत कहाँ से होती है? रिचार्ड सेकंड से. सेकंड वाला प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, जिसकी हम समरी अभी देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, और उसके बाद ये टेट्रोलॉजी खत्म होती है हेनरी फिफ्थ पे जाकर. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट एंड लास्ट प्ले, तो आंसर आपके सामने है. और 4 प्ले के समूह को टेट्रोलॉजी कहा जाता है. आप समरी जानने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लें, जिससे कि आपको प्ले समझने में आसानी रहेगी. एक्चुअली हेनरी फोर्थ से पहले इंग्लैंड का राजा था रिचार्ड सेकंड. रिचार्ड सेकंड से हेनरी फोर्थ ने सिंहासन छीना था, चालाकी से, मक्कारी से, और थोड़ा कह सकते हैं धोखेबाजी से भी. इसने रिचार्ड सेकंड से ही सिंहासन छीन करके किंग हेनरी खुद राजा बना था. और इसी वजह से इसको इस बात का थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है कई बार कि मैंने रिचार्ड सेकंड की अनपॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया. एक्चुअली रिचार्ड सेकंड ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे पब्लिक के ऊपर, तो वो लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे. मन ही मन रिचार्ड सेकंड से नफ़रत करने लगे थे. उसी नफ़रत का फ़ायदा उठाया किंग हेनरी ने. और हालाँकि किंग हेनरी के साथ भी, इसका नाम पहले हेनरी बोलिंगब्रोक था. हेनरी बोलिंगब्रोक इसका नाम था. रिचार्ड सेकंड ने इसके साथ भी अन्याय किए हुए थे. इसके लैंड को, इसके पिता की मौत के बाद इसके लैंड को अपना बना लिया था, जब्त कर लिया था. इसका राइटफुल जो इनहेरिटेंस था, उसके लिए भी रिचार्ड ने मनाही कर दी थी. तो था तो ये भी खैर, रिचार्ड सेकंड भी अन्यायी था किंग हेनरी फोर्थ के प्रति, लेकिन उस अन्याय का बदला इसने सिंहासन छीन के लिया. तो ये राजा बनता है रिचार्ड सेकंड के बाद. तो पहला प्ले कौन हो गया? रिचार्ड सेकंड. हिस्ट्री ये कवर करता है फ्रॉम 1399 से लेकर के 1415 तक. 1399 से लेकर के 1415 तक का इतिहास कवर किया गया है. और प्रोबेबली ये नाटक लिखा गया था 1596-97 में, क्योंकि बहुत सारे प्ले विलियम शेक्सपियर के ऐसे ही हैं जिनकी डेट्स का डेफिनिट नहीं कह सकते हम कि वो डेफिनेट डेट होगी. अक्सर 1-2 साल में ही जाती है, तो हम इसी हिसाब से इस प्ले को भी 96-97 में लिखा हुआ मानते हैं. सोर्स भी 2-3 रहते हैं अक्सर. तो उन्हीं सोर्सेस में जो प्राइमरी सोर्स है उसको आप ध्यान देंगे. प्राइमरी सोर्स है राफेल हॉलिनशेड्स का जो एक वर्क है, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड. ये प्राइमरी सोर्स है इस प्ले का. अगला जो सोर्स है वो डेनियल्स, एक राइटर है, उनकी हिस्ट्री ऑफ द सिविल वॉर्स. काफ़ी सिविल वॉर हुए थे सिंहासन को लेकर के, अक्सर होते रहे हैं. गद्दी की लड़ाई हमेशा चलती रही है, आज भी चली रही है, जो कि वर्ष में लिखी गई है. सेकंड सोर्स है. इसके अलावा प्ले सेट है इंग्लैंड और वेल्स में, और अर्ली 15th सेंचुरी, क्योंकि 1415 है तो अर्ली 15th सेंचुरी ही हो गई. तो ये बात थी कॉन्टेक्स्ट की. और देखते हैं कैरेक्टर्स को. कैरेक्टर्स में जो मेजर कैरेक्टर है किंग हेनरी फोर्थ, ये रूलिंग किंग है मौजूदा, जो कि सीरियस है और योग्य भी होने के बावजूद भी ही इज बर्डन्ड विद द गिल्ट एंड रिविलियन. एक तरफ उसको विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा है, और गिल्ट उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने रिचार्ड सेकंड से सिंहासन कब्जा किया हुआ है, और इसी वजह से उसको गिल्ट लगता है. ही इज वरीड अबाउट हिज सन्स वेज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. राज्य में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस पे उसे बहुत दिक्कत है. दूसरी दिक्कत है उसको अपने बेटे प्रिंस हॉल से. ये जो प्रिंस हॉल है ये भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है अपने पापा को. बहुत ज़्यादा ये उनकी बात नहीं सुनता, और रंगरेलियां मनाता हुआ, मौज मस्ती करता हुआ, लो लाइफ के जो, मतलब जिनका लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, उनके साथ ही घूमता फिरता रहता है. तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अपने बेटे के क्रियाकलापों को देख करके. अगला कैरेक्टर प्रिंस हॉल, ये हेनरी का दूसरा बेटा होता है, बड़ा बेटा. और है ये दूसरे नंबर का बेटा होता है. तो ये इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन शुरुआत में जब इसका कैरेक्टर दिखाया जाता है तो शुरुआत में कह सकते हैं कि ही इज लिटिल बिट केयर फ्री. बाद में जब जैसे ही वक्त आता है, विद्रोह हो जाता है इसके पिता के खिलाफ, तब ये अपने आप को बदलता है और दिखाता है कि यस, ही इज कैपेबल ऑफ ग्रेट हाइट्स. तो लास्ट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन सबको सरप्राइज करता है, ना केवल उसके विद्रोहियों को. और इसका पिता किंग हेनरी फोर्थ ये भी खुश हो जाता है कि मेरे बेटे ने मेरा मान रखा है. और जो अगला प्ले है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, उसके बाद जो हेनरी फिफ्थ प्ले है उसमें ये राजा भी बनता है हेनरी फिफ्थ के नाम से.
सर जॉन फाल्स्टाफ ये बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर है और इसकी वजह से इस प्ले को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। लोग इसको देखने अक्सर मंचन जब हुआ करता था, तो बहुत से सिर्फ जॉन फाल्स्टाफ के कैरेक्टर को ही देखने आया करते थे। ही इज़ मिक्सचर ऑफ सिनिकल, कॉमिक एंड समवॉट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। काफ़ी मनोरंजक कैरेक्टर क्रिएट किया है विलियम शेक्सपियर ने। यही उनकी खासियत रही है कि एक तरफ वो मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट जैसे कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और दूसरी तरफ जॉन फाल्स्टाफ, फेस्टे या कुछ और क्लाउन हैं जो अच्छे कैरेक्टर क्रिएट करते हैं वो। ही इज़ अ फैट कॉमिकल कंपेनियन ऑफ प्रिंस हॉल। प्रिंस हॉल का ये मित्र होता है और पेक्रियल मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा एक रियल लाइफ कैरेक्टर था इंग्लैंड की हिस्ट्री में, सर जॉन ओल्ड कैशल। इनके ऊपर ही जॉन फॉलस्टॉप को उन्होंने मॉडल किया है। इसके हिसाब से ही यही रियल लाइफ कैरेक्टर थे। हालांकि जब प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने तो उन्होंने फाल्स्टाफ का नाम नहीं रखा था, उन्होंने सर जॉन ओल्ड कैसल का ही नाम रखा था। लेकिन जो इनके डिसेंडेंट्स थे, अग्रज थे ओल्ड कैसल के, उन्होंने बहुत विरोध किया इस बात का कि हमारे फैमिली मेंबर को आप इस तरह से सेटराइज नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर में। तो फिर मजबूरी में विलियम शेक्सपियर ने उसका नाम बदल के जॉन फाल्स्टाफ कर दिया। हॉटस्पर, जैसा कि इनका नाम ही शुरुआत में लिखा हुआ है हॉट, तो ये काफ़ी हॉट का सेंस ये है कि बहुत ज़्यादा ये एंग्री हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। हेनरी पर्सी, इनका पर्सी खानदान है इनका एक्चुअली, तो ये सारे लोग पर्सी ही हैं इनका सरनेम। ये काफ़ी कह सकते हैं कि ये प्रिंस हाल का जस्ट अपोजिट अपोजिट है और ब्रेव है, हॉट टेम्पर्ड है और इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है, हिज ऑब्सेशन विद द ऑनर। उसको लगता है वीरता, सम्मान ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इसके लिए चाहे जान देनी पड़े, मैं दे दूँगा। तो अंततः इसको जान देनी ही पड़ती है और प्रैक्टिकल है, काफ़ी बहादुर भी होता है, लेकिन ड्यू टू हिज़ इम्पल्सिव बिहेवियर, उसका जो इम्पल्सिव बिहेवियर उसकी वजह से उसकी अच्छी क्वालिटीज़ भी ओवरशैडो हो जाती हैं, वो दब के रह जाती हैं ड्यू टू हिज़ इम्पल्सिवनेस। वर्सेस्टर ये हॉटस्पर के चाचा होते हैं एक्चुअली और राजा के विरुद्ध भड़काने में, हॉटस्पर को भड़काने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन जब मौका पड़ता है तो ये झूठ बोल जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं लड़ाई से और अंततः विद्रोह जो खत्म होता है, विद्रोहियों की जो हार होती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं वर्सेस्टर का ही कहा जा सकता है। नॉर्थम्बरलैंड, ये हेनरी पर्सी ये एक्चुअली हॉटस्पर के पिताजी हैं और ये खुद अर्ल हैं एक एरिया के। और ये भी अपने बेटे को उकसाते हैं कि ठीक है, पहले तो समझाते भी हैं कुछ और बाद में उकसाते भी हैं, ठीक है विद्रोह करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन जब मौका आता है उस समय ये बीमार हो जाते हैं, ऐसे बीमार होते हैं कि युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाते और इसी वजह से हॉटस्पर और बाकी विद्रोहियों की हार हो जाती है और ये बच जाते हैं। इनका जो क्रियाकलाप है वो हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में कैप्चर किया जाता है। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में इनका और ज़्यादा एक्शन दिखाया जाएगा। ग्लेन ओवर, ओवन इनका नाम है, ये बहुत ज़्यादा बोस्टफुल हैं और ये बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि मेरे पास तो इतनी ताकत है कि मैं डेविल को समन कर सकता हूँ, दुष्ट को बुलाकर उससे बात कर सकता हूँ, स्पिरिट्स को बुला सकता हूँ, ये तमाम बातें करता रहता है। ही इज़ वेरी ही हैज़ एरोगेंस एंड ईगो और बाद में ये भी धोखा दे देता है एक तरह से। तो पहले बड़ी-बड़ी बातें करने वाले अक्सर धोखा ही दे देते हैं, तो ये भी दिखाया गया है इस प्ले में इनके थ्रू। लेडी पर्सी हॉटस्पर की वाइफ हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड और सेंसिबल हैं। ये अपने पति को समझाती भी हैं कि आप इतने ज़्यादा ये जो ऑब्सेशन आपका है वॉर को लेकर के, वीरता को लेकर के, इसको आप छोड़िए, प्रैक्टिकल लाइफ जिए। लेकिन ये इग्नोर कर दी जाती हैं हॉटस्पर के द्वारा। हॉटस्पर उनसे कहता है कि तुम कायर हो, मुझसे दूर रहा करो, ऐसी बातें मत करो, तमाम बातें कह के उनको करा देता है। मिस्ट्रेस क्विकली, ये एक इन होती है जहाँ पर प्रिंस हॉल और उसके तमाम दोस्त फाल्स्टाफ ये सब लोग वहाँ अक्सर जाया करते हैं। उस इनका नाम है बोअर्स हेड। क्या नाम है इनका? बोअर्स हेड। उसकी ये मालकिन है मिस्ट्रेस क्विकली और ये उस स्टेटस से बिलोंग करती है जिस स्टेटस से फाल्स्टाफ बिलोंग करता है। ये काफ़ी चालाक है, थोड़ी फ्लर्टेशस भी हैं, फाल्स्टाफ को अच्छे से बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। बाकी ये 3 दोस्त हैं प्रिंस हॉल के। पॉइंट्स, ये एक्चुअली पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स है यहाँ पर, ये टी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। पॉइंट्स, बारडोल्फ एंड पेटो, ये तीनों दोस्त हैं और फाल्स्टाफ के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं क्योंकि ये जानते हैं कि प्रिंस हॉल एक प्रिंस है और कभी न कभी राजा बनेगा तो हम लोगों को छोड़ के ही चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये लोग पहले से ही फाल्स्टाफ के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। देखते हैं समरी। मैंने आपको बताया स्टोल बैकग्राउंड कि किंग हेनरी फोर्थ जो राजा बना है वो रिचर्ड सेकंड से सिंहासन छीन करके राजा बना है। तो इस वजह से
शुरुआत हो रही है क्योंकि बाकी लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो शुरुआत होती है उसके राजमहल से। पहला सीन वहीं पे है जहाँ पर वो तमाम चिंताएं व्यक्त कर रहा है कि हमारे राज्य में पीस की कमी होती जा रही है और सिविल वॉर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। कई सारे लोग, जॉन ऑफ लैंकेस्टर, ये कौन है? ये उसका बड़ा बेटा है, हेनरी फोर्थ का, प्रिंस हाल का बड़ा भाई, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड एंड सर वॉल्टर ब्लंट। इन तीनों के साथ वो जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि क्या करना चाहिए, बड़ी दिक्कत है, कैसे सिंहासन संभाला जाए, कैसे राज्य संभाला जाए, तमाम बातें वो करता है। उसका मन है एक रिलीजियस वॉर छेड़ने का कि अगर मेरे यहाँ शांति हो जाए मेरे राज्य में, तो मैं रिलीजियस वॉर पे चला जाऊं कम से कम सुकून से। लेकिन क्योंकि अभी घर में लड़ाई हो रही है, तो पहले आप घर की लड़ाई निपटाएंगे कि बाहर निपटाने जाएंगे? तो पहले ये अपने राज्य की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है और इन सब से बात करता है। उसके बाद वो पूछता है वॉल्टर ब्लंट से कि जो पिछली मीटिंग हुई थी तमाम चीज़ों को लेकर के, तो क्या उस मीटिंग में क्या रहा है? तो वेस्टमोरलैंड उससे कहता है कि कोई डिसीजन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो मॉर्टिमर है, मॉर्टिमर एक्चुअली है तो कहने के लिए हेनरी फोर्थ के प्रति, कई सारे कैरेक्टर हैं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। मॉर्टिमर है तो हेनरी फोर्थ के प्रति, लेकिन ये हॉट्सपर का साला है और इनडायरेक्टली दिखाता है यहाँ इनको कि हम आपके साथ हैं, लेकिन है ये किसके साथ? अपने जीजा के साथ, हॉट्सपर के साथ। तो ये जानबूझ के लड़ाई लड़ता है किसके साथ? ओवेन ग्लैंडोवर के साथ लड़ाई लड़ता है और वहां पकड़ा जाता है, या यूं कहो कि जानबूझ के अपने आप को पकड़वा देता है, जिससे कि राजा से मेरे बदले में जो एक्सचेंज हो, जैसे कहते नहीं कि फिरौती मांगी जाए, तो उस तरह से राजा को झुकाया जा सके। तो ये राजा के मना करने के बावजूद भी, किंग हेनरी फोर्थ के मना करने के बावजूद भी ग्लैंडोवर से लड़ता है और जानबूझ के अपने आप को पकड़वा देता है। अब जो हॉटस्पर है उसने स्कॉटलैंड से लड़ाई लड़ी है, ये काफी बहादुर है, और स्कॉटलैंड से लड़ाई लड़ने के बाद उसने कई सारे स्कॉटिश नॉबल्स को पकड़ा हुआ है अपने यहाँ, और वो भी राजा को अपने प्रिजनर्स, जो उसने प्रिजनर्स पकड़े हुए हैं, उनको राजा को सुपुर्द करने के लिए मना कर देता है। तो कुल मिला के राजा की पकड़ इन सब लोगों के ऊपर है, तो ये इसके अंतर्गत, सारे उसके अंतर्गत ही आते हैं, अंडर में ही आते हैं। लेकिन ये मॉर्टिमर, ग्लैंडोवर, हॉट्सपर, ये सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं राजा के खिलाफ, तो ये राजा को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसी बात पे डिस्कशन होता है और हेनरी बहुत ज़्यादा दुखी है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये इतना सब कुछ कर रहा है। अब वो अपने बेटे प्रिंस हाल को कंपेयर करने लगता है हॉटस्पर से कि देखो, एक हॉटस्पर है जो इतना बहादुर है, स्कॉटलैंड पे जा जाके लड़ाई करता है और वहां से तमाम उसने प्रिजनर्स पकड़े हैं, लड़ाइयाँ जीती हैं, और एक मेरा बेटा है जो फाल्स्टाफ के साथ मौज मस्ती करता हुआ घूम रहा है। इसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। खैर, अफ़सोस होने के बाद वो मतलब बात करता है हॉटस्पर की, और थोड़ा उसे इस बात का सरप्राइज़ हो रहा है कि हॉटस्पर के अंदर इतनी ज़्यादा धृष्टता आ गई है कि वो अपने प्रिज़नर्स, पकड़े गए प्रिज़नर्स को मुझे सुपुर्द करने से मना कर रहा है। और वो ये भी जान जाता है कि हॉटस्पर को कोई एंटाइज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा उकसा रहा है। वो कौन उकसा रहा है? अर्ल ऑफ वर्सेस्टर, उसके चाचा। ये उकसा रहे हैं हॉटस्पर को कि हम लोग राजा की बात नहीं मानेंगे, हम एक साथ होकर के सिंहासन तख्ता पलट कर देंगे और हेनरी फोर्थ को यहाँ से भगा देंगे और खुद ही हम राजा बनेंगे। ऐसी ये सपने दिखाता है हॉटस्पर को। अगला जो सीन है, देखिए, जो भी प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, मैक्सिमम सीरियस प्लॉट और कॉमिक प्लॉट दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो सीरियस प्लॉट तो ये था युद्ध वाला, और कॉमिक प्लॉट कहाँ पर है? जहाँ प्रिंस हॉल, फाल्स्टॉफ और उसके जो और दोस्त हैं, पॉइंट्स, वारडोल्फ, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के एक कॉमिक प्लॉट की बात की जा रही है। सब आपस में बहुत ज़्यादा जोक क्रिएट कर रहे हैं, जो एक दूसरे पर जोक कर रहे हैं, एक टैबर्न में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। फाल्स्टाफ हल से कहता है कि जब आप राजा बन जाओगे कभी, क्योंकि राजा तो बनना ही है, हेयर है ये, तो जब राजा बन जाओगे तो मुझे आप अपने यहाँ एक रिस्पेक्टेड दरबारी के तौर पे बना देना। तो ये मजाक चल रही होती है इन दोनों सबके बीच में। ये सब, ये भी पता चलता है कि जो मिस्टर क्विकली हैं, इनसे फाल्स्टाफ अक्सर उधार लेता रहता है। ये हेनरी भी उधार लेता है, मतलब क्या नाम है इसका, प्रिंस हाल। लेकिन फाल्स्टाफ कभी भी पैसे चुकाता नहीं है मिस्टर क्विकली को। ये बस पैसे उधार लेता है, वापस नहीं देता है। अब ये सब लोग एक रॉबरी प्लान करते हैं कि जो पिलग्रिमेज हैं कैंटरबरी जाने वाले, उन सबको हम लूट लेते हैं, और लूटने की प्लानिंग करके सब चले जाते हैं। जब प्रिंस हाल अकेला रह जाता है तो इसकी एक सलीलगी दिखाई गई है, जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रह रहा हूँ इन लोगों के साथ, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं लोगों के सम्मान को कमाऊंगा और डेफिनेटली मैं अपने आप को बदल लूंगा।
और ऐसा ये बदल भी लेता है। अगला जो सीन है फिर से ये विंसर का है, जहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है। हॉटस्पर को बुलाया जाता है बात करने के लिए कि ये इतने दिन से यहाँ मतलब उसने प्रिजनर देने से मना कर दिया है। तो मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ पे नॉर्थम्बरलैंड भी आया है, हॉटस्पर का पिता। ये हॉटस्पर यहाँ पे एक्चुअली एस होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो हॉटस्पर आया है, उसका पिता नॉर्थम्बरलैंड आया है, वर्सेस्टर्स का चाचा आया है, वॉल्टर ब्लंट, ये तो किंग हेनरी फोर्थ की तरफ के ही हैं। इन सबके बीच में मीटिंग शुरू होती है। राजा हॉटस्पर से कहता है कि तुम अब बताओ भाई, तुमने प्रिजनर्स जो पकड़े हैं स्कॉटलैंड के युद्ध में, तो मुझे क्यों नहीं सुपुर्द कर रहे हो? तो हॉटस्पर कहता है कि मैं उन्हें सुपुर्द जब करूंगा जब आप मॉर्टिमर को ग्लेंडोवर से छुटा के लाओगे। ग्लेंडोवर को मॉर्टिमर ने पकड़ा हुआ है। एक्चुअली ये चाल होती है, मॉर्टिमर खुद ही अपने आप को पकड़वा देता है। तो राजा कहता है कि देखो, मैं तो मानता हूँ कि मॉर्टिमर एक ट्रेटर है, देशद्रोही है, और वो जानबूझ के पकड़ा गया है, तो मैं क्यों पकड़ूं, मैं क्यों उसकी रैंसम दूं? मैं रैंसम नहीं दूंगा, और ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब हॉट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर नॉर्थम्बरलैंड और वर्सेस्टर दोनों ट्राई करते हैं अपने भतीजे, मतलब इसका ये भतीजा हुआ और इसका बेटा हुआ, हॉट्सपर को समझाने की। लेकिन वो अपने गुस्से में राजा की एडवाइस सुनने से मना कर देता है। ना केवल राजा की बल्कि अपने चाचा और पिता की एडवाइस सुनने से भी मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और वो राजा उसको धमकी भी देता है कि देखो भाई, तुम ध्यान रखो। लेकिन फिर भी वो लोग अडिग हैं उस बात पे और कहते हैं कि हम आपका विरोध करने के लिए तैयार हैं, हम जो भी हो। राजा गुस्से में चला जाता है। इधर अब ये तीनों लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। थ्री पर्सीज का मतलब कौन कौन? नॉर्थम्बरलैंड, वर्सेस्टर और हॉटस्पर। अब ये प्लान करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम सेना इकट्ठी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और राजा को तख्ता पलट कर देते हैं, इसके सिंहासन इससे छीन लेते हैं। अब वो प्लानिंग करते हैं कि हम जो स्कॉटिश अर्ल ऑफ डगलस इन्होंने पकड़ा हुआ है हॉटस्पर ने, अब उसे कहते हैं अपना सहयोगी बनाएंगे। और उसकी सेना, इसके अलावा आर्च बिशप, इनकी सेना, यॉर्क के जो आर्च बिशप हैं ये किंग हेनरी की पहले से ही दुश्मन हैं, उनकी सेना की हेल्प लेंगे। और सारी सेनाएं मिलकर के हिस्सा लेंगी लड़ाई में और हम सिंहासन छीन लेंगे किंग हेनरी फोर्थ से। तो ये प्लानिंग चल रही है तब पलट की। अब एक सेकंड का जो फर्स्ट और दूसरे सीन है, यहाँ पर उस रोबरी की बात की गई है जिस रोबरी में ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, फाल्स्टॉफ, प्रिंस हाल और बाकी लोग। तब जब रोबरी करते हैं तो प्रिंस हाल और पॉइंट्स ये कहते हैं कि जब फाल्स्टॉफ ट्रेवलर्स को रॉब कर लेगा तो हम चल के उल्टा फाल्स्टॉफ को मास्क पहन के रॉब कर लेंगे। और यही होता है। जब ये सब फाल्स्टॉफ और बारडोफ गैटसिल ये सब ट्रेवलर्स को रॉब करते हैं, लेकिन प्रिंस हाल और पॉइंट्स जा करके मास्क वास्क पहन के फाल्स्टॉफ इन सबको उल्टा मतलब लुटेरों को लूट लेते हैं। तो ये एक ह्यूमरस सिचुएशन है जो दिखाई गई है। अगले सीन में हॉट्स्पर एक लेटर पढ़ रहा है जिसमें उसको पता चलता है कि जो प्लानिंग की जा रही थी सेना एकत्र करने की, लड़ाई लड़ने की, उसमें पता चलता है कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ग्लेंडोवर है, वर्सेस्टर है, उसके पापा नॉर्थम्बरलैंड खुद, वो सारे के सारे अनसर्टेन हैं। उनको लग रहा है कि हमारी ताकत उतनी है नहीं कि हम राजा से लड़ सकें। थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा अनसर्टेन है उन सब चीज़ों को लेकर के। हॉट्स्पर को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में वो लेटर फेंक देता है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है और वो पूछती है कि आप इतने अनईजी क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं, क्या बात है? पहले तो हॉटस्पॉट ट्राई करता है उसकी क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए, लेकिन जब वो बार-बार ज़ोर देती है कि माय लॉर्ड, टेल मी द रीज़न ऑफ योर अनईज़ीनेस, तब वो उसको बताता है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम विद्रोह करेंगे राजा के विरुद्ध और तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही लेडी पर्सी सुनती है उसको बुरा लगता है, वो कहती है क्यों ऐसा जानबूझ के पंगा ले रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं ज़िंदगी वैसे ही जिया करिए, वही ठीक है। लेकिन हॉट्स्पर उसकी बात नहीं मानता है। अगला सीन फिर से हाल और पॉइंट्स के बारे में है, जहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं कि हमने रॉबरी कैसे की, कैसे फाल्स्टॉफ को सीधे लूट लिया। फाल्स्टॉफ आता है और आकर के झूठ बोलने लगता है कि मुझे मेरे लूटे हुए माल को जब हम लोग बांट रहे थे तो करीब 100 गुंडे आ गए और उन्होंने मेरा माल छीन लिया। और ऐसे बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो प्रिंस हाल उसको बोल देता है कि गुंडे नहीं थे, 2 ही लोग थे और मैं ही आया था, मैंने ही तुम्हारे लूटे हुए माल को तुमसे लूट लिया। तो फास्टैग कहता है कि मैंने इसलिए विरोध नहीं किया था क्योंकि आप राजकुमार हो। मतलब वो हर बात की जो भी उससे आप कहेंगे वो उसके पास अपना बचाव करने का कोई ना कोई लॉजिक रहता है। वो ये सब चीज़ें एंजॉय कर ही रहे होते हैं, जोक तमाम बातें कि मिसेस क्विकली आती हैं, एकदम क्विकली नाम ही है इनका, और आकर के बताती हैं कि एक मैसेंजर भेजा है राजा ने, इसके प्रिंस हाल के पिता ने, और वो प्रिंस हाल को बुलाया गया है। प्रिंस हाल तुरंत तैयार हो जाता है अपने पिता के बुलावे पे जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो कल्पना करने लगता है कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे पापा मुझे कितना ज़्यादा रिब्यूक करेंगे, कितना डाँटेंगे कि मैं इतनी ज़्यादा एक लो लाइफ़ जी रहा हूँ इन दुष्टों के साथ,
इन जो लो लेवल के लोग हैं इनके साथ में ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मुझे मेरे पिता को पसंद नहीं आएगी। प्रिंस चला जाता है कोर्ट के लिए सोचते हुए, विचार करते हुए कि डेफ़िनेटली अब मैं अपने आप को बदलूँगा और ये भी सोचता है कि जो पैसा लूटा गया था ट्रैवलर से वो उनको वापस मिल जाए, ऐसा सोचता हुआ वो चला जाता है इसका इंतज़ाम करके। एक थर्ड में जो पहला सीन है वो आर्च डेकन के यहाँ होता है जहाँ एक मीटिंग चल रही है ग्लैंडोवर हॉट्सपर की और वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। वो प्लान करते हैं कि जो श्रूसबरी जो युद्ध का मैदान है श्रूसबेरी वहां पर वो कहते हैं उसको 3 भागों में बांट लिया जाए क्योंकि तीनों तरफ से सेनाएं राजा की सेनाओं को घेरेंगी। ग्लैंडोवर बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी बातें करता है कि मैं कहो तो मैं स्पिरिट्स को बुला लूं, डेविल को बुला लूं, ये सब जब मैं पैदा हुआ तो पृथ्वी हिलने लगी थी। हॉट्स उसको टोकता है कि भाई ये बातें मत करो, किसी के पैदा होने से पृथ्वी नहीं हिलती, भूकंप आया होगा भाई, तू बड़ी-बड़ी बातें मत कर और उसे समझाता है। हॉट्स बाकी लोगों को भी वार्निंग देता है कि देखो भाई सब लोग ध्यान से काम करो, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। अब वो बैटलफ़ील्ड को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और अगले दिन सेना के डिपार्चर की तैयारी करते हैं। हॉट्स जो डिवीज़न किया गया है बैटलफ़ील्ड का उससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं है लेकिन क्योंकि और लोग भी हैं तो मजबूरी में वो उस फैसले को मानता है। लेडी पर्सी आती है और अपनी कंसर्न व्यक्त करती है कि आप लोग इतना युद्ध में मत जाइए, अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हॉटस्पर मानने को तैयार नहीं है। अगला सीन राजा के दरबार में होता है जहाँ पर प्रिंस हाल आ चुका है फाल्स्टाफ को छोड़ करके राजा उसको बहुत ज़्यादा डाँटता फटकारता है, कहता है तुम ये क्या बेकार की ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसी ज़िंदगी जी करके तुम अपना सम्मान खो दोगे। क्योंकि राजा अगर प्रजा के बीच में डेली घूमेगा, उनके साथ वाइन पिएगा, मौज मस्ती करेगा तो राजा नहीं बन के रह पाएगा, वो एक कॉमन मैन ही बन जाएगा, तमाम बातें वो समझाता है। इसके अलावा राजा बार-बार हाल की तुलना करता है हॉटस्पर से कि देखो एक तरफ हॉटस्पर है जो इतना ज़्यादा बहादुर है, वीर है, इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर रहा है, एक तुम हो कि तुम एकदम छैला बने घूम रहे हो अपने इन दुष्टों के साथ। तो बहुत सारी बातें वो बताता है, हाल अपने पिता से कहता है कि जो भी हुआ वो उसको आप भूल जाइए। अब मैं अपने आप को बदलूँगा और मैं आपका एक अच्छा योग्य पुत्र बन कर के दिखाऊँगा और मैं आप साबित कर दूँगा बैटलफ़ील्ड में कि मैं क्या हूँ। ख़ैर जो भी हो वॉल्टर ब्लंट आ जाते हैं, बताते हैं कि जो विद्रोही हैं उनकी सेनाएँ तैयार हैं, श्रूसबरी में पहुँच चुकी हैं लगभग। तो अगला सीन जो है वहाँ पर टैवर्न में फ़ाल्स्टाफ फिर से रिग्रेट कर रहा है कि यार मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। हालाँकि वज़न कुछ कम नहीं हुआ है, वो पहले से ही मोटा अच्छा-खासा है। तो बस यूँ ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस हाल उसके पास पहुँचता है और फ़ाल्स्टाफ से कहता है कि एक जो फुट आर्मी मैं बना रहा हूँ, पैदल सेना, उसका इंचार्ज मैं तुम्हें बनाऊँगा और तुम कोशिश करो करीब 150 लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लो। इतना कह के हाल चला जाता है, उसको कहता है कि तुम अपॉइंटेड डे और टाइम पर सेना लेकर के पहुँच जाना, 150 लोग तुम्हें इकट्ठे करने हैं, रिक्रूटमेंट करना है 150 लोगों का फुट आर्मी के तौर पे। फ़ाल्स्टाफ को ज़िम्मेदारी देके वो चला जाता है। एक्ट 4 का सीन फर्स्ट जो बैटलफील्ड है कैंप वहां पर हो रहा है। मैसेंजर आता है और हॉटस्पर को बताता है कि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जो कि इसके पिताजी भी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और वो सेना लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो पहली बुरी खबर ये सुनने को मिल गई कि उनकी सेना अपने बेटे का साथ देने ही नहीं आ रहे हैं। नॉर्थम्बरलैंड का एक लेटर भी आता है जिसमें वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो मैं सेना एकत्र नहीं कर पाया और जब मैं खुद ही बीमार था तो मेरी जगह पे सेना एकत्र करने वाला कोई नहीं था तो आई एम अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। अगली जो किंग की आर्मी है वो बहुत तेजी से आ रही है। हॉट्स्पर देखता है दूर से प्रिंस हाल को और देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत सारी चीजें छोड़ के सारा अपना विवेक त्यागने के बाद वो तुरंत सोचता है कि मुझे तुरंत इससे लड़ाई लड़नी है। अगली जो बुरी खबर आती है, पता चलता है जो ग्लैंडोवर जो कि कहता था कि मैं पैदा हुआ था तो पृथ्वी हिली थी, है ना? वो भी कहता है कि उसकी आर्मी 14 दिन के लिए 14 दिन तक शामिल नहीं हो पाएगी युद्ध में। 14 दिन तक तो कहो युद्ध ही ना चले। तो कुल मिला के इसने भी बहाना बना दिया कि ये भी नहीं आ रहा है और अब बचे कौन? वर्सेस्टर और वेर्नन और हॉट्स्पर ये 3 लोग ही बचे हैं। डगलस जो कि स्कॉटिश है, 4 लोग बचे हैं लड़ने वाले, 2 लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इन अपोजिट सर्कमस्टेंसेस में भी हॉटस्पर और डगलस डिसाइड करते हैं कि देखो भाई यहाँ आ गए हैं युद्ध के मैदान में तो पीठ दिखा के तो नहीं भागना है, लड़ने लड़ना ही लड़ना है। तो ये शब्द भी दिखाता है, ये सिचुएशन दिखाती है कि हॉटस्पर ये ही वाज रियली ब्रेव मैन। उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई आए ना आए, उसने जो सोचा है जो ठाना है वो करके मानेगा, लड़ेगा तो लड़ेगा चाहे नतीजा कुछ भी हो। अगले सीन में फाल्स्टाफ दिखाया जाता है। उसने एक आर्मी इकट्ठी की है, लेकिन आर्मी किसकी इकट्ठी की है? बेगर्स उसने अपनी आर्मी में भर्ती किए हैं। रफियंस जो गुंडे टाइप के लोग हैं, वो सब भर्ती किए हैं और जो लोग अच्छे फिट लोग थे, उसने उनको भर्ती नहीं किया है, जो क्योंकि राजा का फरमान था
तो कोई भी भर्ती किया जाएगा, लेकिन जो फिट लोग थे उन्होंने फास्टाफ को घूस दे दी कि भाई हमें जाने दो, प्लीज़ हमें जाने दो, हम लड़ना नहीं चाहते युद्ध में। तो जो भी फिट लोग थे वो घूस दे दे के बच गए और इसने रफियंस और बेगर्स को अपनी सेना में भर्ती कर लिया है। हाल फास्टाफ को ऑर्डर देता है कि भाई बैटलफील्ड की तरफ मार्च करो और इसी रात तुम्हें पहुंचना है। अगला सीन श्रेयसबेरी बैटलफील्ड का है, जहां पर हॉट्सपर और डगलस अटैक की डिसीजन लेते हैं कि आज की रात ही में आक्रमण करना है राजा की सेना पर। वर्सेस्टर्स का चाचा एडवाइस करता है कि कल का इंतजार कर लो सुबह, क्योंकि कुछ सैनिक और आने की उम्मीद है और जो आज आए हैं उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। वाल्टर ब्लंट आते हैं राजा की तरफ से, वो इन रेबल्स को बोलते हैं कि देखो राजा तैयार है तुम लोगों की कंप्लेंट सुनने के लिए, ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, जो भी तुम्हारे मन में संदेह हैं उनको राजा को बताओ और राजा उन सब संदेहों को, आपकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए तैयार है। हॉर्स पर कोई भी ऑफर राजा का लेने के तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। अब वो राजा को एक्यूज करता है कि कभी हम लोगों ने ही मदद की थी किंग हेनरी फोर्थ की, किंग रिचार्ड से इसका सिंहासन छिनवाने में, लेकिन जैसे ही राजा बन गया है वैसे ही हमारे खिलाफ हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और हम लड़ाई लड़के मानेंगे। वह सिस्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं आऊँगा कल राजा से मिलने डायरेक्ट, और वो अगले दिन की प्लानिंग करता है। राजा इस बात को मान लेता है कि चलो ठीक है, कल आएगा तो आए। अब अगले दिन मीटिंग होती है, वर्सेस्टर और वर्नन दो लोग पहुंचते हैं राजा के पास अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर के, अपनी परेशानियां, दिक्कतें, मन में संदेहों को लेकर के, और वो जाकर के उन सारे एक्यूजेशंस को रिपीट करता है जो हॉटस्पर ने लगाए हैं कि हाँ राजा अब हमारे ही खिलाफ हो गया, क्योंकि हमने ही किंग रिचर्ड से इनका सिंहासन छिनवाने में मदद की थी, लेकिन अब हम ही इसके दुश्मन हो गए हैं। किंग इन सब बातों को बोलता है कि वर्सेस्टर से कहता है कि भाई देखो, हॉटस्पर इतना बुरा नहीं था, तुमने ही उसको उकसाया है, इस वजह से वो अब इतना यहाँ तक बात आ गई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग बैटल अगेंस्ट मी, ऑर्गेनाइजिंग द रेबल फोर्सेस अगेंस्ट मी। प्रिंस हाल भी कहता है उससे कि देखो जो तुमने किया है उसके लिए तुम लोग तैयार रहो, और मैं अपने पिता का सिंहासन बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और जो भी तुम एक्यूजेशंस लगा रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध का बहाना है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए था, बहाना चाहिए था, तुमने ले लिया, तो डेफिनेटली अब तुम तैयार रहो भुगतने के लिए क्या होने जा रहा है। अब किंग उन सबको वार्निंग देता है कि देखो जो मैंने पीस का संदेश भेजा है, शांति संदेश भेजा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू विल बी रेडी फॉर द डायर कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी नतीजा होगा, भीषणतम नतीजा होगा, और जो पनिशमेंट मैं दूंगा बेटा तैयार रहना उसके लिए, अगर तुम नहीं मानते हो। तो इन सब बातों को कह के वो कहता है कि अगर तुम मान लोगे तो मैं माफ, तुम सबको माफ कर दूंगा और एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारे सारे ऑफर को जो भी जैसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड सेवियरली। अब अगले सीन में वॉसेस्टर लौट के आता है राजा के पास से, और रास्ते में ही वो डिसाइड कर लेता है कि मैं हॉटस्पर को नहीं बताऊंगा कि राजा हमारे ग्रीवेंसेस को सुनने को तैयार है, क्योंकि अगर मैंने बता दिया और हॉटस्पर ने युद्ध करने से मना कर दिया तो राजा हॉटस्पर को मना कर देगा, उसे माफ कर देगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे माफ ना करे और मैं ही उसके गुस्से का पूरा शिकार बन जाऊं। तो वॉसेस्टर ये सारी बातें मन में सोचता हुआ, राजा के प्रति उसे विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि मैं ही सफर करूंगा उसके गुस्से को, तो वो हॉटस्पर को नहीं बताता है कि आखिर राजा ने क्या संदेश भेजा हुआ था। उल्टा आकर के ये और बोल देता है कि राजा ने हम सबको ट्रेटर्स बोला है, देशद्रोही बोला है, और हमारी वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टी ये बात और झूठ आकर के बोल देता है हॉटस्पर से। अब इसकी दूसरी तरफ प्रिंस हाल हॉटस्पर को चैलेंज देता है, ये भी बोल देता है कि प्रिंस हाल ने चैलेंज दिया है तुम्हें कि तुम उससे एक पे एक लड़ लो, लड़ाई लड़नी छोड़ दो, मतलब युद्ध ना हो, कम से कम एक पे एक ही लड़ लो और इसी से फैसला हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो हॉटस्पर को जब ये बात सुनता है प्रिंस हाल से तो और ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, तुरंत लड़ाइयाँ शुरू करने के लिए वो तैयार हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में क्या होता है, डगलस सबसे पहले जो स्कॉटिश अर्ल है वो ब्लंट को मार देता है राजा समझ के, क्योंकि ब्लंट ने राजा जैसे कपड़े पहने हुए हैं राजा को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले ब्लंट मारा जाता है। प्रिंस हाल फास्टाफ से लड़ाई लड़ते हुए तलवार उधार ले लेता है कि भाई अपनी तलवार मुझे दे दे, लेकिन जब वो उसको खोलता है तो पता लगता है कि तलवार का केस है, सिर्फ केस के अंदर इट वॉज जस्ट अ बॉटल ऑफ वाइन, वाइन की बोतल लेकर के फास्टाफ यहाँ आया हुआ है युद्ध के मैदान में। डगलस अब राजा के पास पहुंचता है, किंग हेनरी फोर्थ के पास, और किंग हेनरी फोर्थ लड़ाई शुरू हो जाती है तो राजा की लाइफ लगभग खतरे में है क्योंकि बूढ़ा भी है। तभी वहां पर प्रिंस हाल आ जाता है और वो डगलस को चैलेंज करता है, जो कि भाग जाता है। इस तरह से प्रिंस हाल आकर के एन मौके पर आकर के अपने पिता की जिंदगी बचा लेता है। अब एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है हॉट्सपर और हाल के बीच में।
हॉट्स्पर घायल हो जाता है और घायल होने के बाद अपनी वीरता की बातें करता करता मर जाता है। प्रिंस हाल उस हॉट्स्पर के करेज, उसके साहस और उसकी वीरता की भावना की तारीफ करता है कि हाँ, ये इतना ज़्यादा वीर है, इतनी कम सेना होने के बावजूद भी ये डरा नहीं, लड़ने को तैयार हो गया, तो उसकी वो तारीफ करता है। अब राजा देखता है कि उसका बेटा इतना ज़्यादा बदल गया है, तो ही इज़ हाईली इम्प्रेस्ड विद हाल्स चेंज्ड लाइफ और एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा वो खुश होता है कि कम से कम देखो मेरा बेटा अब इतना अच्छा हो गया है। अब वर्सेस्टर और वर्नन दोनों पकड़े जाते हैं और राजा उनसे कहता है कि तुमने अच्छा मैसेज दे दिया होता, मेरा शांति संदेश दे दिया होता, तो डेफिनेटली आज ये लड़ाई नहीं होती है, उन दोनों को डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है। किसके लिए? क्योंकि राजा का मैसेज जानबूझ के उन्होंने गलत हॉटस्पर को गलत मैसेज दिया था कि राजा ने उनको ट्रेटर कहा है। अब जो लोग भाग गए हैं, जैसे एक तो ग्लेंडोवर नहीं आया है, नॉर्थम्बरलैंड नहीं आया है और डगलस भी भाग गया है, तो एक प्लानिंग की जाती है कि इनके ऊपर भी युद्ध किया जाए, क्योंकि विद्रोह पूरी तरह से कुचलना ही ठीक है, नहीं तो फिर से खड़े हो जाएंगे 4 दिन बाद ये लोग। तो एक अटैक की तैयारी की जाती है और ये जो अटैक होगा, ये होगा किंग हेनरी पार्ट सेकंड में। जो अगला प्ले है वो इन सब के ऊपर है, नॉर्थम्बरलैंड, डगलस और एक कौन बचा हुआ है, नॉर्थम्बरलैंड, डगलस और ग्लेंडोवर, ये 3 लोग बचे हुए हैं। तो अगला जो प्ले है किंग हेनरी पार्ट सेकंड, वो इन लोगों के ऊपर है। अब बात कर लेते हैं इस प्ले के कोटेशंस की। कोटेशंस में प्रिंस हाल का है, टू स्टार्स कीप नॉट देयर मोशंस इन वन स्फेयर। ये टू स्टार्स वो बोलता है कि हॉट्स्पर प्रिंस हाल के जैसा ही एक बहादुर लड़ाका है, फाइटर है। तो क्योंकि जब वो मारा जाता है तो प्रिंस हाल कहता है कि एक जैसे ग्रह जो है एक ही लाइन में 2 ग्रह एक साथ नहीं चमक सकते, 2 सितारे एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही मैं जीवित रहूँगा और हॉट्स्पर मारा गया है। अब किंग हेनरी कहता है सो शेकन एज वी आर सो वैन विद केयर। ये जब अपने बेटे की क्रियाकलापों को देखता है, एक्टिविटीज को देखता है, तब ये बात कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ अपने बेटे के प्रिंस हाल के एक्टिविटीज को लेकर के, जब वो शुरुआत में फास्टाफ के साथ घूम रहा होता है। अब अ सन हु इज द थीम ऑफ ऑनर्स टंग, ये किंग हेनरी तारीफ करता है हॉटस्पर की। सन किसके लिए बोल रहा है? नॉर्थम्बरलैंड के बेटे हॉटस्पर के लिए बोल रहा है कि देखो एक तरफ हॉटस्पर भी है जो जीता जागता ऑनर है, और एक मेरा बेटा है जो कि दुष्टों के साथ जिंदगी जी रहा है। अब हॉटस्पर कहता है कि बाय हेवन मी थिंग्स इट वर एन इजी लीप टू प्लग ब्राइट ऑनर फ्रॉम द पेल मून फेस्ट मून। वो कहता है कि मेरे लिए बहुत आसान है लड़ाई लड़ना और सम्मान कमाना, मेरे लिए बहुत आसान है। तो ये उसका जो ऑब्सेशन है, उसका ऑब्सेशन है वेलर, करेज, बैटल, इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उस ऑब्सेशन को व्यक्त कर रहा है ये वाला कोटेशन। आगे हॉटस्पर कहता है ओ द ब्लड मोर स्टर्स टू राउज ए लायन देन टू स्टार्ट अ हेयर। वो कहता है कि जो मेरा खून खौल रहा है, ऐसे खौल रहा है जैसे कि एक शेर का खौलता है, ना कि ऐसे खरगोश की तरह। मतलब वो अपनी वीरता की बातें कर रहा है कि मेरा खून इतना खौलता है लाइक लायन, मतलब मैं इतना ज्यादा अपने अंदर वीरता महसूस करता हूँ, एक खरगोश की तरह नहीं कि सिर्फ वो चौंके। अब फाल्स्टाफ कहता है कि व्हाट इज ऑनर, सम्मान क्या है? अ वर्ड, एक शब्द। व्हाट इज इन दैट ऑनर, मतलब फाल्स्टाफ अपने जो कवार्डिस वे हैं, कायरतापूर्ण तरीके हैं, उनका बचाव कर रहा है कि सम्मान के लिए जान दे देना बेवकूफ़ी है। ये बात सही भी है एक तरह से कुछ सेंसेस में। फाल्स्टाफ कहता है द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। वो कहता है बहादुरी तो अच्छी बात है, लेकिन उसका बेटर पार्ट क्या है? बुद्धिमानी। मतलब बहादुरी ये नहीं है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम शेर से लड़ जाओगे, क्योंकि डेफिनेटली शेर से तो नहीं जीतोगे ना, वो तुम्हें फाड़ के खा जाएगा। बुद्धिमानी ये है कि बहादुरी भी बुद्धिमानी के साथ मिली होनी चाहिए। तो फाल्स्टाफ है तो कॉमिक कैरेक्टर, लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा बोला है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। अब किंग हेनरी कहता है अपने, जब उसका बेटा कहता है कि मैं अपने आप को साबित कर दूंगा ऐसे वैसे, तो कहता है कि ग्रेटनेस नोस इटसेल्फ। वो कहता है कि बहादुरी या महानता ये चीजें ऐसी हैं, बताने से काम नहीं चलता, वो तो खुद ही अपने आप में पता चल जाती है कि बहादुरी क्या है, दुनिया खुद ही देख लेती है। अब किंग हेनरी कहता है, जब कहता है कि जब वो अपने बेटे को देखता है, उसके बेटे ने आकर के इन मौके पर उसकी जान बचाई है, अपने बेटे के बदले हुए रूप को, उसकी बहादुरी को, ये तब कहता है कि दाऊ हैस्ट रिडीम्ड माई लॉस्ट ओपिनियन एंड शोड दाऊ मैक्स सम टेंडर ऑफ माई लाइफ। कि आपने जो मैंने अपनी ओपिनियन खो दी थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तुमने दोबारा उसको जीवित कर दिया है और तुमने दिखाया है कि यस यू आर माई सन एंड यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ। खुश होके कहता है। फास्टअप कहता है कि लॉर्ड लॉर्ड हाउ सब्जेक्ट वी ओल्ड मैन आर टू दिस वाइस ऑफ लाइंग। बहुत झूठ बोलता है, लेकिन वो कहता है कि सारे के सारे बूढ़े लोग झूठ बोलने की आदत के शिकार हैं, हालांकि सब नहीं है, यही है, तो ये बोलता है। आगे प्रिंस हाल कहता है कि ऑल द ईयर वर प्लेइंग हॉलीडेज
टू स्पोर्ट वुड बी एज टीडियस एज टू वर्क। वो कहता है कि जो अगर मैं फालस्टाफ और अपने दोस्तों के साथ हमेशा ऐसे ही घूमता रहूंगा, तो इन चीज़ों में भी बहुत लंबे समय तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मनोरंजन की भी एक सीमा होती है। जिस तरह से काम करने की सीमा होती है, उसी हिसाब से मनोरंजन की भी एक लिमिट है। आप बहुत लंबे समय तक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करके ज़िंदगी नहीं काट सकते। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर योर लाइफ। प्रिंस हॉल जब प्रण लेता है अपने पापा के सामने अपने आप को साबित करने के लिए, तब का ये डायलॉग है, आई डू आई विल, मैं करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। हॉटस्पर बाय गॉड दाउ आर्ट ए कावर्ड। ये हॉटस्पर अपनी पत्नी लेडी पर्सी से बोलता है कि भगवान कसम तुम बहुत कायर हो। जब वो उसे समझाती है कि देखो, आप लड़ाइयाँ मत लड़िए, राजा के विरुद्ध विद्रोह अच्छा नहीं है सब, तब हॉटस्पर अपनी पत्नी को चुप कराने के लिए बोलता है कि बाय गॉड दाउ आर्ट ए कावर्ड। अब हॉटस्पर जब मरने की तैयारी हो रही होती, लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही होती, तब कहता है कि डूम्स डे इज नियर, डाई और डाई मेरली। उन अपने सारे रेबल्स साथियों से कहता है कि बर्बादी का दिन तो आ ही गया है, सारे के सारे मरेंगे, और सब कैसे मरेंगे, खुश होके मरेंगे। हमें मरना है बट अफसोस के साथ नहीं, डाई मैरिली। अब फाल्स्टॉप कहता है, लॉर्ड हाउ दिस वर्ल्ड इज गिवन टू लाइंग। कैसे इस दुनिया में झूठ ही झूठ भरा हुआ है, जबकि सबसे बड़ा झूठा यही है, फाल्स्टॉप ही सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि सैटारिकल या एरेनिकल टर्म है, जिसमें बोलता है कि हाउ दिस वर्ल्ड इज गिवन टू लाइंग, कैसे इस दुनिया में झूठ झूठ और झूठ फैला हुआ है। किंग हेनरी कहता है, हाउ ऑफ्ट द साइट ऑफ मीन्स टू डू इल डीड्स मेक्स इल डीड्स डन। वो कहता है कि जब आदमी पाप करना चाहता है या कोई क्राइम करना चाहता है, तो वो बस उसे बस तरीके ढूंढने होते हैं, क्योंकि वो करना ही चाह रहा है उन पापों को। तो जब उसको तरीके मिल भी जाते हैं, तो डेफिनेटली ये उस सिनिकल नेचर को बताता है कि जो आदमी क्राइम करना चाहता है वो बहाने ढूंढ रहा होता है। जैसे हॉटस्पॉट और बस सिस्टर को लड़ाई लड़नी है तो बहाना चाह रहा है बस। ये इस प्ले का सबसे अच्छा डायलॉग है और सर्व यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। वह व्यक्ति जो क्राउन को पहने हुए है, तो डेफिनेटली वो साउंड स्लीप नहीं सो सकता। या ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिम्मेदारियां उठाए हुए है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से घिरा है, तो बहुत चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पाता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस इज नो वर्ड टू प्ले विथ मैमेट्स एंड टू टिल्ट विद लिप्स। ये हॉट्सपर अपनी पत्नी को समझा रहा है कि देखो, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, विद्रोह की बात कर रहा हूँ, तुम प्यार की बात कर रही हो, तो ये ऐसा समय नहीं है कि मैं प्यार करूं या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूं, या दिस इज नॉट टाइम फॉर मेकिंग लव। डगलस लास्ट में जब वॉल्टर ब्लंट को मार देता है राजा समझ करके, पता चलता है जब उसका मुकुट या जो भी मास्क पहने है निकलता है, पता लगता है तो वॉल्टर ब्लंट है, राजा नहीं है। तो डगलस कहता है कि अरे अनदर किंग, दे ग्रो लाइक हाइड्रास हेड्स। हाइड्रा क्या है एक्चुअली? ये मिथिकल कैरेक्टर है, जिसमें एक हाइड्रा को मार दो, दूसरा उसके खून की बूंद से दूसरा तैयार हो जाता है। तो उसी हिसाब से कहता है कि कितने राजा हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक हैं वो राजा के रूप में आते हैं राजा को सेफ रखने के लिए। तो ये डगलस का डायलॉग है। तो ये सारे कोटेशंस थे इस प्ले के। समरी मैंने आपको बताई है, कॉन्टेक्स्ट बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।